गुड मॉर्निंग। डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय वायना, बीकॉम फर्स्ट ईयर के समस्त छात्रा हो। आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट व्यापारिक संनियम का टॉपिक शर्त तथा आश्वासन, कंडीशन एंड वारंटी, जो कि वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत आता है और उसका एक दूसरा अध्याय है शर्त तथा आश्वासन। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि ये शर्त तथा आश्वासन में का किस तरह से इसका इस वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत उपयोग है। व्यावसायिक क्रियाओं के विकास एवं विस्तार को सुव्यवस्थित, विश्वासरहित व वैधानिक सुरक्षा चक्र पहनाना अति आवश्यक होता है। आज की विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धात्मक बाजार व्यवस्था में कोई भी विक्रेता अपनी वस्तु अथवा उत्पाद को विक्रय करने के लिए अनेक आकर्षित एवं महत्वपूर्ण बातों को क्रेता के सामने कहता है। वस्तु की प्रशंसा में वाक्य या वक्तव्य देता है जो अनुबंध करने से पूर्व दिए जाते हैं, तो इन्हें हम प्रदर्शन कहते हैं। प्रदर्शन किसी वस्तु के संदर्भ में दिया गया मात्र अपना विचार हो सकता है। वस्तु के संदर्भ में दिया गया ऐसा वक्तव्य अनुबंध का भाग हो भी सकता है और नहीं भी, और यह पक्षकार के दृष्टिकोण पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यदि वह अनुबंध का एक भाग नहीं है तो इसके वैधानिक परिणाम शून्य होंगे। इसके विपरीत यदि यह अनुबंध का एक अभिन्न भाग है और दूसरा पक्षकार ऐसे प्रदर्शन पर पूर्ण रूप से विश्वास करता है, तो वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 23 के अनुसार इसे बंधन माना जाएगा और या तो इसे शर्त माना जाएगा या इसे आश्वासन माना जाएगा। वस्तु विक्रय अनुबंध में वस्तु के विषय में किए गए प्रदर्शन को या तो शर्त माना जा सकता है या आश्वासन। जब विक्रय अनुबंध में किया गया बंधन अनुबंध का आधार हो, अनुबंध के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक हो, तो इसे शर्त कहा जाता है, और यदि अनुबंध के सहायक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हो तो इसे आश्वासन कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसके अंतर्गत शर्त की परिभाषा। वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 12 के फर्स्ट के अनुसार शर्त एक ऐसा बंधन है जो विक्रय अनुबंध के लिए आवश्यक होता है और जिसके भंग होने पर पक्षकारों को अनुबंध के परित्याग का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसके बाद आश्वासन की क्या परिभाषा है। वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 12(2) के अनुसार आश्वासन एक ऐसा बंधन है जो विक्रय अनुबंध के मुख्य उद्देश्य के लिए समपार्श्विक होता है और जिसके भंग होने पर अनुबंध के परित्याग करने का अधिकार नहीं मिलता, बल्कि केवल क्षतिपूर्ति के लिए वाद प्रस्तुत करने का अधिकार मिलता है। अब आगे देखते हैं हम दोनों परिभाषाएं का आपको अध्ययन से इसका अर्थ भी स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे शर्त भंग की दशा में निर्दोष पक्षकार दोषी पक्षकार को क्या अधिकार हैं, क्या राइट्स हैं। पहला है अनुबंध के निष्पादन के लिए बाध्य कर सकता है दोषी पक्षकार को निर्दोष पक्षकार। दूसरा है माल को अस्वीकार कर सकता है, दोषी पक्षकार के माल को अस्वीकार कर सकता है। और तीसरा है यदि वस्तु के मूल्य का अग्रिम भुगतान किया गया है तो मूल्य को वापस प्राप्त कर सकता है। ये शर्त के भंग होने की दशा में है, अर्थात अनुबंध में अगर कोई शर्त का को मुख्य आधार है और वो शर्त भंग
कर दी गई है किसी दोषी पक्षकार ने, तो निर्दोष पक्षकार को ये 3 उपचार प्राप्त होते हैं। इसमें फिर आगे आश्वासन भंग की दशा में निर्दोष पक्षकार को क्या उपचार हैं। पहला उपचार है केवल क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है उसको। पहला केवल क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। दूसरा है माल को अस्वीकार नहीं कर सकता है। तीसरा है अनुबंध का खंडन या परित्याग नहीं कर सकता, अर्थात अनुबंध में आश्वासन भंग किया जाता है या किया गया है तो दोषी निर्दोष पक्षकार को केवल क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है, माल को अस्वीकार नहीं कर सकता है, और तीसरा है अनुबंध का खंडन या परित्याग नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ये शर्त तथा आश्वासन का परिभाषा एवं शर्त भंग की दशा में निर्दोष पक्षकार को क्या उपचार हैं और क्या प्रक्रिया है, और आश्वासन भंग की दशा में निर्दोष पक्षकार को क्या उपचार और प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो आपको इसमें बताया है। अब आगे है आश्वासन भंग की दशा में वो शर्त तथा आश्वासन में क्या अंतर है। शर्त तथा आश्वासन में क्या अंतर है, अब आप देखते हैं। हम इसको विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से आपको बता रहे हैं। कई बार ऐसा देखने में प्रतीत होता है सामान्य व्यापार एवं वाणिज्य के अंतर्गत शर्त और आश्वासन को कई व्यक्ति क्रेता या सामान्य व्यक्ति एक ही मान लेते हैं। शर्त और आश्वासन का वो स्पष्ट रूप से ना तो अर्थ समझते हैं और ना ही उसका महत्व समझते हैं। वारंटी और कंडीशन जबकि दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं, तो इनमें अंतर हम देखते हैं। पहला है मुख्य उद्देश्य, अंतर का आधार है मुख्य उद्देश्य। शर्त एक ऐसा बंधन है जो अनुबंध के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक है, जबकि आश्वासन अनुबंध का केवल सहायक उद्देश्य होता है। दूसरा बिंदु है महत्व का। अनुबंध में शर्त अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है तथा इसे अनुबंध का आधार माना जाता है। अनुबंध में आश्वासन का महत्व कम होता है क्योंकि यह अनुबंध का आधारभूत तत्व नहीं होता है। तीसरा बिंदु है इसका स्वामित्व का हस्तांतरण। शर्त की पालना किए बिना स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। आश्वासन का पालन किए बिना ही स्वामित्व का हस्तांतरण किया जा सकता है। अगला बिंदु है निष्पादन से मुक्ति। अंतर का आधार है शर्त भंग की दशा में पीड़ित पक्षकार को अनुबंध के निष्पादन से मुक्ति मिल जाती है, अर्थात अनुबंध को वो भंग कर सकता है, और आश्वासन भंग की दशा में पीड़ित पक्षकार को निष्पादन से मुक्ति नहीं मिलती, अर्थात अनुबंध को वो भंग नहीं कर सकता है। अधिकार क्या है दोनों को, अधिकार के अंतर का आधार है अधिकार। शर्त भंग की दशा में निर्दोष पक्षकार को अनुबंध को समाप्त करने का अधिकार होता है। दूसरा, शर्त भंग को आश्वासन भंग मानकर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। आश्वासन भंग की दशा में पीड़ित पक्षकार को केवल क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। फिर अगला अंतर का आधार है प्रतिफल पर प्रभाव। शर्त का संपूर्ण प्रतिफल पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात पूरे अनुबंध पर प्रभाव पड़ता है, और अगर कोई अनुबंध ऐसा है जिसको टुकड़ों में ना बांटना संभव नहीं होता है तो वो संपूर्ण प्रतिफल पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात संपूर्ण अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। आश्वासन का प्रतिफल के किसी एक भाग पर ही प्रभाव पड़ता है। अगला है अनुबंध का समर्थन आधार।
शर्त विक्रय अनुबंध में एक निर्धारक एवं आधारभूत तत्व होते हैं जो संपूर्ण अनुबंध का समर्थन करते हैं। आश्वासन में ये अनुबंध का सहायक तत्व होता है जिन्हें आधारभूत रूप प्रदान नहीं कर सकता। अगला बिंदु का आधार है, अंतर का आधार शर्त भंग और आश्वासन भंग। विशेष दशा में शर्त भंग को आश्वासन भंग माना जा सकता है और अनुबंध को प्रवर्तित करवाया जा सकता है। आश्वासन भंग को शर्त भंग नहीं माना जा सकता है किसी भी स्थिति में। संख्या का अंतर का आधार संख्या, गर्भित शर्तों की संख्या गर्भित आश्वासनों की तुलना में अधिक होती है और गर्भित आश्वासनों की संख्या गर्भित शर्तों की तुलना में बहुत कम है। इस तरह से हमने आपको इस कंटेंट के माध्यम से शर्त तथा आश्वासन में अंतर स्पष्ट किया है। अब इसके अंतर्गत आगे हम देखते हैं कि शर्त को आश्वासन कब माना जाता है और शर्त भंग को आश्वासन भंग माना जाना, अथवा शर्त भंग को आश्वासन कब माना जाता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि शर्त भंग को आश्वासन भंग कब माना जाता है। इसमें देखिए, सामान्य रूप से निम्न दशाओं में वस्तु विक्रय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत शर्तों को आश्वासन माना जाएगा। वे कौन कौन सी दशाएं? जब शर्त की पालना विक्रेता को करनी है। जब विक्रय अनुबंध के अंतर्गत विक्रेता द्वारा किसी शर्त की पालना किए जाने पर निर्भर है तो क्रेता इस शर्त का परित्याग कर सकता है तथा वह शर्त भंग को आश्वासन भंग के रूप में स्वीकार कर सकता है तथा ऐसे अनुबंध के परित्याग का आधार नहीं मान या समझ सकता है। जैसे अब है दूसरा, जब विक्रय अनुबंध अलग अलग होने योग्य ना हो। जब विक्रय अनुबंध अलग अलग हो सकने योग्य नहीं है और क्रेता ने माल अथवा उसके किसी भी भाग को स्वीकार कर लिया है तो ऐसी दशा में जब तक विपरीत उद्देश्य से कोई स्पष्ट अथवा गर्भित अनुबंध न हो, विक्रेता द्वारा पालन की जाने वाली शर्त का भंग होना केवल आश्वासन भंग के रूप में समझा जा सकता है तथा इसे वस्तु अस्वीकार करने और अनुबंध का त्याग करने का अधिकार नहीं समझा जा सकता। और तीसरी दशा है निष्पादन असंभव हो जाने पर। यदि किसी राजनियम द्वारा या कानून द्वारा असंभवता अथवा अन्य कारण से अनुबंध की शर्त या आश्वासन को पूरा करने से क्षमा कर दिया जाए तो इस धारा का कोई प्रभाव नहीं होगा। इसका मतलब क्या? निष्पादन असंभव हो जाने पर यदि किसी राजनियम द्वारा या कानून द्वारा असंभवता अथवा अन्य कारण से अनुबंध की शर्त या आश्वासन को पूरा करने से क्षमा कर दिया जाए तो इस धारा का कोई प्रभाव नहीं होता। यह धारा 13 की 3 के अंतर्गत बताया गया है। और चौथा है, जब विक्रेता माल का स्वामित्व तीसरे पक्षकार को हस्तांतरित कर देता है। जब क्रेता किसी विशिष्ट माल के स्वामित्व को प्राप्त करके किसी तीसरे पक्षकार को बेच देता है तो ऐसी दशा में शर्त भंग का होना आश्वासन भंग माना जाता है। जब किसी शर्त भंग को आश्वासन भंग माना जाता है तो इसका ये प्रभाव नहीं होता है कि शर्त आश्वासन हो जाता है। शर्त शर्ती रहती है, केवल शर्त भंग के बदले में जो उपचार प्राप्त होते हैं उनमें परिवर्तन आ जाता है। तो इस तरह से क्या है कि अगर किसी पक्षकार को, पीड़ित पक्षकार को किसी अनुबंध को की पालना करानी होती है तो उस दशा में वो शर्त भंग को आश्वासन भंग मान सकता है और अनुबंध को प्रवर्तित करवाया जा सकता है। अगला बिंदु है इसके अंतर्गत वस्तु विक्रय
वो गर्वित शर्त तथा आश्वासन क्या है? वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत वस्तुओं का क्रय विक्रय लेन देन ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, जिनके आधार पर ही विक्रय अनुबंध का उद्गम एवं निर्माण होता है। इसी क्रय विक्रय को प्रभावी बनाने के लिए विक्रय अनुबंध में शर्त एवं आश्वासन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान होते हैं, जो अनुबंध निष्पादन में अहम भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार विक्रय अनुबंध के अंतर्गत स्पष्ट तथा गर्भित दोनों ही प्रकार के अनुबंध हो सकते हैं। जब संबंधित पक्षकार स्पष्ट रूप से उनका वर्णन करते हैं तो ऐसे वर्णन स्पष्ट शर्त एवं स्पष्ट आश्वासन कहलाते हैं, जो विक्रय अनुबंध के अंतर्गत लिखित या मौखिक रूप से वर्णित होते हैं। इसके विपरीत गर्भित शर्त तथा आश्वासन उसे कहते हैं जिनका वर्णन अनुबंध में स्पष्ट रूप से नहीं किया जाता है, बल्कि राजनियम कानून द्वारा इनकी उपस्थिति मान ली जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप ये अनुबंध पर अप्रत्यक्ष रूप से लागू होती है। उदाहरण के रूप में देखें, एक्स व वाई के बीच 500 ग्राम बेबी ब्रांड केसर का विक्रय अनुबंध हुआ। इस अनुबंध में यह स्पष्ट शर्त है कि केसर बेबी ब्रांड की ही होगी, अन्य की नहीं। दूसरा उदाहरण है इसी में, अब सुनिए, राम व श्याम के बीच 500 रेमंड्स के टेरिबल सूट के पीस का विक्रय अनुबंध हुआ। माल की सुपुर्दगी के समय सूट के कपड़े पानी में भीगे हुए निकले। यहाँ यह गर्भित शर्त राजनियम द्वारा प्रभावी होगी कि वस्तु या माल व्यापार योग्य होना अनिवार्य है। अर्थात इसमें पहले जो उदाहरण में स्पष्ट शर्त का उदाहरण है, और दूसरा उदाहरण जो है राम और श्याम के बीच 500 रेमंड्स के टेरिबल सूट के पीस का विक्रय का अनुबंध गर्भित शर्त का उदाहरण है। ये जो कि ये इनकी उपस्थिति जिनके परिणाम अनुबंध जो बल्कि राजनियम या कानून द्वारा इनकी उपस्थिति मान ली जाती है, तब वो गर्भित शर्तें मानी जाती हैं। गर्भित शर्तें क्या हैं? माल के अधिकार के संबंध में हो सकती है और दूसरे वर्णन द्वारा विक्रय की दशा में हो सकती है। तो ये क्या है कि गर्भित शर्तों के अंतर्गत आता है। और अगला बिंदु है माल की किस्म व गुणवत्ता। अब आप देखें माल की किस्म या गुणवत्ता का क्या संबंध है। ना तो वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत और ना ही किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत माल के संबंध में कोई गर्भित शर्त होती है कि माल किसी विशिष्ट किस्म या गुणवत्ता का या उपयुक्तता का होगा। जब क्रेता स्पष्ट या गर्भित रूप से विक्रेता को यह आशय स्पष्ट कर देता है कि वह किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए माल वस्तु का क्रय कर रहा है, जब क्रेता द्वारा उद्देश्य स्पष्ट कर दिया गया है, तो विक्रेता का यह कर्तव्य है कि वह अपनी कुशलता का प्रयोग करते हुए उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए माल की आपूर्ति करे। इस धारा के अंतर्गत धारा 16 के अनुसार वस्तु विक्रय अनुबंध में सामान्यतः क्रेता सावधान रहो का नियम यानी प्रिंसिपल ऑफ कैविटेम्पटर लागू होता है। ये सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कैविटेम्पटर, ये भी आप देख लीजिए। ये सिद्धांत ये कहता है, वस्तु विक्रय अधिनियम के अंतर्गत इस सिद्धांत का उल्लेख है, डॉक्ट्रिन ऑफ कैविटेम्पटर के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको मैं इसका वो प्रमुख अर्थ समझा देते हैं। सामान्यतः वस्तु विक्रय अनुबंध के अंतर्गत माल की किस्म तथा उपयोगिता के संबंध में कोई गर्भित शर्त नहीं होती है, और ये भी आवश्यक नहीं है कि विक्रेता उसी वस्तु को दे जिसकी इच्छा क्रेता करता है। यह विक्रेता का दायित्व नहीं है कि क्रेता को अपेक्षित वस्तु को ही दे।
यह तो स्वयं क्रेता का दायित्व है कि वह वस्तु को अच्छी तरह से देखभाल कर, पहचान कर, जांच परख कर या खूब ठोक बजाकर खरीदे। क्रेता सावधान का नियम या सिद्धांत इंग्लैंड के खुले बाजार के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अंतर्गत विक्रेता अपनी वस्तु को खुले रूप से प्रदर्शित करते हैं तथा स्वयं क्रेता का यह कर्तव्य दायित्व होता है कि वह वस्तु का चुनाव पूर्ण रूप से विवेक से सोच विचार कर करे। यदि वह वस्तु का चयन सोच विचार करके करने में समर्थ रहता है या खरीदने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि वस्तु में उन गुणों की कमी या उपेक्षा है, तो वह आवश्यक रूप से समझता था, अर्थात वह इस आधार पर वस्तु को वापस विक्रेता को नहीं कर सकता है कि वस्तु में कुछ गुणों की कमी है। इसी सिद्धांत के नियम को क्रेता सावधान का सिद्धांत नियम कहते हैं। इस सिद्धांत के अपवाद हैं कुछ, उन अपवादों को बता दें कि जब विक्रेता को उद्देश्य प्रकट कर दिया जाता है तो विक्रेता की जिम्मेदारी बनती है, और वर्णन द्वारा विक्रय की दशा में अगर विक्रेता अपने माल का वर्णन करके विक्रय बेचता है कि इस वस्तु में ये गुण हैं, ये इस काम आती है, इसमें इतनी सूती है, इतनी पॉलिस्टर है, उस दशा में विक्रेता की जिम्मेदारी होती है। तीसरा, माल विशिष्ट विक्रेता से खरीदना। यदि माल जैसे कोई स्पेशल कोई डीलर है, दुकान है जो कि विशिष्ट माल बेचता है, उस दशा में भी क्या विक्रेता की जिम्मेदारी बनती है। और कपट की दशा में अगर कोई विक्रेता कपट करके अपनी वस्तु अथवा सेवा को किसी ग्राहक को बेचता है तो ऐसी दशा में क्रेता सावधान का सिद्धांत लागू नहीं होगा। अगला बिंदु है नमूने द्वारा विक्रय। अगर विक्रेता अपनी वस्तु अथवा माल को नमूने के आधार पर बेचता है और फिर नमूने जांच में फेल पाया जाता है या उपयोग योग्य नहीं होता है, उस दशा में भी क्रेता सावधान का सिद्धांत लागू नहीं होगा। अगला बिंदु इसमें है विक्रेता के प्रदर्शन के आधार पर विक्रय। यदि माल का विक्रेता प्रदर्शन द्वारा माल का विक्रय करता है, अर्थात क्रेता विक्रेता के प्रदर्शन में विश्वास करके वस्तु खरीदता है, तो ऐसी दशा में यह गर्भित शर्त होगी कि माल प्रदर्शन के अनुरूप ही है। इस प्रकार यहाँ क्रेता सावधान का नियम लागू नहीं होगा। और अगला है व्यापार की रीति के विषय में। क्रेता सावधान का नियम उस दशा में भी लागू नहीं होता है जहाँ पर माल व्यापार रीति के अनुसार ही विक्रय किया गया हो। ऐसी दशा में विक्रेता का यह कर्तव्य होता है कि वो क्रेता को व्यापारिक रीति के अनुसार किसी विशेष उद्देश्य के लिए उपयुक्त तथा उचित किस्म का माल दे। अतः इन दशाओं में एक क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत लागू नहीं होता। कई बार क्रेता सावधान रहो का सिद्धांत का शॉर्ट नोट आ जाता है 10 नंबर का, और या कई बार 5 नंबर का आ जाता है। तो इस तरह से आज हमने आपके ई कंटेंट के अंतर्गत इसका शर्त तथा आश्वासन किस तरह से व्यापारिक जगत में क्रियान्वित होते हैं और इनकी क्या उपयोगिता है, अर्थात ये किस तरह से कार्य करते हैं, जिसमें हमने शर्त की परिभाषा, आश्वासन की परिभाषा, शर्त भंग की दशा में निर्दोष पक्षकार को क्या उपचार होते हैं, आश्वासन भंग की दशा में निर्दोष पक्षकार को क्या उपचार एवं प्रक्रिया होती है, शर्त तथा आश्वासन में अंतर का अध्ययन एवं शर्त भंग और आश्वासन भंग किन दशाओं में माना जाता है। और अगला इसमें अंतिम जो है क्रेता सावधान का नियम या सिद्धांत, यह हमने आपको आज ही कंटेंट के माध्यम से पढ़ाया है। आज के लिए धन्यवाद।